गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दौरान कार्य में नादान दोस्त के बारे में समझाना चाहेंगे कि किस तरह से छोटे बच्चे इतने अधिक नादान होते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर में ये काम कैसे होता है। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद ने केशव और श्यामा नाम के दो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा इस कहानी को लिखा हुआ है। केशव और श्यामा दो छोटे छोटे बच्चे हैं। केशव की छोटी बहन श्यामा है। एक बार घर के कार्निश या घर के बाहर जो एक पेड़ था, कार्निश पर एक चिड़िया ने अंडे दिए। अर्थात घर के बाहर एक पेड़ था, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। दोनों बच्चे दिन भर चिड़ियाओं की गतिविधियों को देखते थे कि चिड़िया बार बार के उड़ के आती, उस घोंसले में बैठती, फिर चली जाती, फिर आती, अर्थात ज्यादातर समय उस घोंसले के पास ही रहती। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, इसलिए उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये चिड़िया सारे समय इस घोंसले के आसपास क्यों घूमती रहती है। उनके मन में, कहते ना, बच्चे के मन में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है हर चीज को जानने की। सुबह उठते ही दोनों आंखें मलते हुए कार्निश के सामने पहुंच जाते। उनको अपने भोजन की भी सुधि नहीं रहती थी। चिड़ा और चिड़िया को देखने में ही उन्हें बड़ा मजा आता था। उनके मन में अंडों के बारे में तरह तरह के सवाल हो रहे थे। जब उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि ये चिड़िया और चिड़ा दोनों उड़ करके दूसरी जगह क्यों नहीं जाते, थोड़ी देर के लिए जाते। जब चिड़िया जाती तो चिड़ा बैठा रहता, चिड़ा जाता तो चिड़िया बैठी रहती है, या आसपास ही उसके रहते हैं, कहीं दूर उड़ करके नहीं जाते हैं। तो आखिर में ये क्यों नहीं जाते। तो उनके मन में सवाल उठे कि हो ना हो कि इनके अंडे यहाँ पर होंगे और वो अपने अंडों की सुरक्षा की वजह से कहीं भी निकल करके नहीं जाते। अब वो बच्चे मन में सोचने लगे कि आखिर में अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनका घोंसला कैसा होगा, अंडों में बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पंख कैसे निकलेंगे। लेकिन इन सब के सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वे आपस में ही सवाल जवाब कर लिया करती थी, क्योंकि उनकी माँ को अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी और उनके जो पिताजी थे उनको बाहर दफ्तर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। इसलिए उनके बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो आपस में ही डिस्कस करते और फिर जो निर्णय निकलता उसी के आधार पर वो सोच लेते उस बात को। अब उनके मन में ये जिज्ञासा, गर्मी की छुट्टियां हो जाती है, अक्सर देखते होंगे आप लोग, नानी के यहाँ या दादी के यहाँ चले जाते हैं, पर वहां जाने के बाद देखते हैं कि घर के बड़े लोग होते हैं, उनको तो दोपहर में नींद आ जाती है, वो सब सो जाते हैं, लेकिन बच्चों को नींद नहीं आती है। या कई बच्चे हुए तो आपस में वो किसी और कमरे में जाकर के वहाँ खेलने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। इस तरह से वो तरह तरह से काम करते हैं, लेकिन सोते नहीं हैं। इसी तरह से श्यामा और केशव की माँ ने भी, उनके पापा दफ्तर गए हुए थे और श्यामा और केशव की माँ ने भी उन्हें दोपहर के खाने के बाद अपने साथ सुला लिया, लेकिन वो तो सो गई, लेकिन वो दोनों बच्चे कब उठ करके बाहर चले गए उनको पता ही नहीं चला। अब वो आपस में सोचते तरह तरह से। अंडों को लेकर बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे अंडों को देखने के लिए बेचैन होने लगे। बट अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके भोजन पानी का इंतजाम कहाँ से होगा, इन सब बातों से वो चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने कार्निश पर उनके लिए दाना पानी रखने का फैसला कर लिया। साथ ही घोंसले को धूप से बचाने के लिए, उस पर छांव करने के लिए एक टोकरी रखने का भी विचार किया। इसके लिए श्यामा चुपके से मटके से चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली से तेल गिराकर उसे साफ करके उसमें पानी भरा और छांव करने के लिए कूड़े की टूटी टोकरी थी, वो कागज लगा करके उन्होंने उस घोंसले के ऊपर इस तरह बना करके रख दी कि जब ये बच्चे होंगे तो इनको धूप में लगेगी या इनको बरसात में पानी बरसेगा तो इन सब से ये बच जाएंगे। इस तरह से उन्होंने करने के लिए मन में ठाना। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए, माँ घर के काम काज खत्म करके सो गई। माँ के सोने के बाद दोनों चुपके से उठे और बहुत धीमे से दरवाजा खोलकर कार्निश के पास पहुंचे। कार्निश के ऊपर तक पहुंचने के लिए केशव कमरे से स्टूल लेकर आया। स्टूल से काम न चलने पर वह चौकी भी उठा लाया। चौकी पर स्टूल लगकर वह डरते हुए स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा स्टूल पकड़कर खड़ी हो गई।
जैसे ही केशव का हाथ कार्निश पर पहुंचा, दोनों चिड़िया फुर से उड़ गई, क्योंकि चिड़ियों ने समझा कि पता नहीं क्या खतरा है। केशव ने देखा कि घोंसले में 3 अंडे रखे हुए। उसने श्यामा को बताया, यह तो अंडे देखना चाहती थी। वह भी अंडे देखना चाहती थी, लेकिन कैसे देखे। लेकिन केशव ने उससे पहले कुछ चिथड़े लाने के लिए कहा, जिससे कि वह अंडों के नीचे रख सके। उसके मन में क्या हुई कि अंडे लकड़ियों के ऊपर पड़े हुए तो इनकी चुभती होंगी लकड़ियां, क्यों ना यदि हम लकड़ियों के ऊपर कुछ कपड़े के टुकड़े रख देंगे तो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा वो भाग, और फिर उसके ऊपर उठा करके अंडे रख देंगे। इस तरह से बाल मन था, इसलिए उसने उन अंडों को उठाया। श्यामा दौड़ करके कुछ कपड़े की चिंदियां लेकर के आई। अब उन्होंने उसको उठाने के बाद देखे, उसके नीचे छाव करने, उसके नीचे टोकरी के नीचे रख दी। टोकरी में से उसने टोकरी के टहनी की सहायता से घोंसले के ऊपर टिकाया, ताकि उस पर छांव किया जा सके। श्यामा ने दाना पानी लाने को कहा। श्यामा ने केशव से गिड़गिड़ाकर अंडे दिखाने के लिए कहा, लेकिन श्यामा अभी बहुत छोटी थी और गिरने के कारण यदि उसे चोट लग गई तो माँ उसे बहुत मारेगी। इस डर से केशव ने श्यामा को चढ़ाने से मना कर दिया और कहा कि जब ये बड़े हो जाएंगे तब तुम उसको देख लेना, अभी अंडे ठीक से हमने रख दिए। इस तरह से दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती और बिना बैठे ही उड़ जाती। इस तरह से जब उसने नीचे से अंडे उठाकर नीचे कपड़े रख दिए, ऊपर से डलिया को ढक करके उसको जगह बना दी, जिससे कि उसके ऊपर छाया बनी रहे। लेकिन अब वो चिड़िया दूर से उड़ करके तो आती, पर उस घोंसले तक नहीं आती, बार बार आती और बिना बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा कि चिड़िया उनकी वजह से कार्निश पर नहीं बैठ रही है। ऐसा सोचकर केशव स्टूल और चौकी को उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख आया। इसी बीच में माँ की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे हमारे पास नहीं है, तो वो दौड़ करके बाहर आई। तो उन्होंने पूछा कि तुम दोनों, केशव और श्यामा से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर क्यों निकले और दरवाजे किसने खोले। उत्तर न मिलने पर दोनों को फिर से डांट डपट कर दिया और कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चों की नींद आ गई। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली तो वह दौड़ती हुई कार्निश के पास आई। उसने देखा कि घोंसले पर टोकरी नहीं थी। उसकी नजर नीचे पड़ी तो देखा तीनों अंडे टूटे हुए पड़े थे। इसकी आवाज सुनकर केशव भी दौड़ करके आया, क्योंकि उसने ये देखा कि केशव भी जब दौड़ करके वहां घबरा कर आया तो उसने देखा कि पानी की प्याली में एक तरफ टूटी हुई पड़ी हुए, एक तरफ टूटे हुए अंडे पड़े हैं और उजला उजला सा सब पानी बिखरा पड़ा हुआ है। 1-2 दिन में बच्चे देखे, इसी तरह से 2-3 दिन में बच्चे बन जाते, लेकिन वो अंडे नीचे पड़े हुए थे। दोनों को बाहर धूप में खड़े देखकर माँ बोली, माँ एक छोटी सी लकड़ी हाथ में लेकर आई और कहने लगी, अभी तो हमने तुम्हें अंदर सोने के लिए कहा था, तुम लोग फिर वापस बाहर आ गए, धूप में यहाँ क्या कर रहे हो। श्यामा ने माँ से कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। यह देखकर माँ ने गुस्से में श्यामा और केशव को कहा, तुमने अंडों को छुआ तो नहीं, क्योंकि जब उसने बताया कि अंडे टूटे हुए हैं तो उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों ने अंडों को छुआ तो नहीं, क्योंकि श्यामा इसलिए केशव पर क्रोधित थी क्योंकि उसने उसको चढ़ा करके वो अंडे दिखाए नहीं थे। इसलिए उसने अपनी माँ को ये बता दिया कि केशव ने उन अंडों को इस तरह से, न उसने वो पूरी कहानी बताई कि किस किस तरह से उसने उन अंडों को छू करके उनके नीचे कपड़े लगा करके वो रखे थे, लेकिन अब वो अंडे नीचे पड़े हुए हैं। इसके लिए वो कहने लगे कि भैया ने ही ये सब कुछ किया है, इसलिए भैया को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने अंडों को छेड़ा था। माँ ने गुस्से में केशव को डांटा और दोनों को बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। अर्थात सेने का मतलब हुआ कि यदि हम चिड़िया या किसी भी पक्षी के अंडों को छू लेते हैं तो फिर वो उसके पास, उनमें आपने देखा मुर्गी कहते हैं ना, मुर्गी के अंडे में से मुर्गी के बच्चे चूजे कब निकलते हैं, जब मुर्गी उस पर निरंतर बैठती है और इसके बाद उसकी गर्माहट से उसके अंदर से चूजे निकल आते हैं। इसी तरह से अन्य पक्षियों के भी जो अंडे होते हैं वो उनको सेते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको साथ रहते हैं, तब फिर थोड़े दिनों में उसमें से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन यदि कोई उनको छू लेता है तो पता नहीं क्यों उसकी खुशबू उसके अंदर आ जाती है और चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं छूती है, और नहीं छूती है इसलिए उसने क्रोधित होकर के वो अंडे नीचे गिरा दिए। केशव ने मासूम चेहरे से माँ की ओर कहा, मैंने तो अच्छा ही किया था, उनको गद्दी पर रखा था
केशव की बातें सुनकर माँ को जोर से हंसी आ गई। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास हुआ। अफसोस है, अपने अंडों को हिफाजत करने के चक्कर में उनका सत्यानाश कर डाला। यह सोचकर वह कभी क्या फर्क पड़ता है, उस दिन के बाद से दोनों चिड़िया केशव के घर में कार्निस पर या फिर कभी भी दिखाई नहीं दिए। अर्थात वो चिड़िया समझ गई कि यदि हम अपने अंडे यहाँ पर रखेंगे तो मुझे खतरा है, इसलिए फिर वो चिड़िया ने वहां पर आकर के अंडे नहीं रखे। अर्थात लेखक यह मुंशी प्रेमचंद ने यह बताना चाहा है कि बाल मन होता है बच्चों का, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इसलिए यदि उनको सही जानकारी नहीं मिलती है तो अनजाने ही है ना वो गलतियां कर बैठती है। नादान दोस्त इसीलिए उस पाठ का नाम रखा गया कि अनजाने ही वो उन्होंने किया तो अच्छा था, उन दोस्ती का काम किया था उन अंडों के साथ, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यदि वो चिड़िया के अंडों को छुएंगे तो चिड़िया वापस उनको नहीं सहेगी। इस तरह की जानकारी न होने की वजह से वो चिड़िया के अंडे टूट गई। इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं और उनको हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है। माता पिता गुरु सबका ये दायित्व है कि उनकी उस इच्छा को शांत किया जाए या उनकी इस इच्छा की संपूर्ण जानकारी उनको दी जाए, जिससे कि उनका मन ये उस बातों को समझ सके। क्योंकि कहा जाता है कि छोटे बच्चे तो एक पूरे कागज की तरह होते हैं। बचपन में जिन जिन बातों को उस पर लिख दिया जाता है सारे जीवन भर वो बातें नहीं मिटती हैं। इसलिए जितने अच्छे संस्कार हो सके बच्चों को बचपन में देने चाहिए और वही संस्कार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। आगे जाकर के उन्हीं संस्कारों के बदौलत वो अच्छा आदमी बन पाएगा। इसलिए बच्चों को नादानी वश यदि कोई कार्य करती है तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए और उनकी हकीकत, क्योंकि वो उस चीज को गलत नहीं करना चाहते थे। जैसे केशव और श्यामा उन अंडों को फोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन नादानी वश वो उनके लिए अच्छा करने के लिए गए थे। वो लकड़ियों पर रखे हुए थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको ये गद्दे पर रख दूंगी तो इनको ज्यादा सुकून मिलेगा, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यदि हम इनको छू लेंगे तो चिड़िया इनको वापस नहीं छूएगी। इन सारी जानकारियों के अभाव में वो इतना बड़ा नुकसान कर बैठे और अपने मन में उन्होंने पश्चाताप किया। इसलिए हमें बच्चों को उचित जानकारी देते रहना चाहिए, चाहे वो जानकारी माता पिता द्वारा मिले, चाहे गुरु के द्वारा मिले या अपने घर के बड़े बड़े बुजुर्गों के द्वारा मिले, लेकिन हमें बच्चों को तरह तरह की जानकारी देनी चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दोहरान कार्य के अंतर्गत चांद से थोड़ी सी गप्पें इस पाठ को समझाना चाहेंगे, इसका सार समझाना चाहेंगे। बच्चे छोटे हैं और छोटे होने के कारण वो अक्सर देखते हैं कि चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा, किस किस तरह का अपना रूप बदलता रहता है। आखिर क्यों है? एक लड़की के माध्यम से कवि ने एक लड़की के माध्यम से उसका वर्णन किया हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि हैं, तो उन्होंने इसका वर्णन करना चाहा है कि किस तरह से एक लड़की के मन में ये जिज्ञासा है कि 10-12 साल की बच्ची है जो चांद को देखती है, प्रतिदिन उसको देखती है, तो उसके मन में ये भाव हुआ कि जिस तरह से सूरज तो रोज एक जैसा निकलता है और एक जैसा अस्त हो जाता है, ये चंद्रमा क्यों चेंज होता रहता है, क्यों बार बार बदलता है। लड़की चंद्रमा को गोल देखती है, कभी तिरछा देखती है, कभी इस तरफ से तिरछा, कभी उस तरफ से तिरछा। पूरे आकाश में जब ऐसा लगता है कि आकाश काला हो रहा है, बीच बीच में तारे चमक रहे हैं और उसी के बीच में चंद्रमा चमक रहा है, तो उस तरह से वो गोल मटोल और किस तरह का वो दिखता है। ऐसा लगता है कि उसने व्यक्त किया कि जैसे तारों से जड़ा हुआ आकाश रूपी वस्त्र पहने हुए है। वो उस आकाश रूपी वस्त्र में वो एकदम सफेद चमकता हुआ गोल मटोल चेहरा बाहर निकाले हुए है और वो चेहरा, बाकी शरीर ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने वस्त्रों से ढक लिया हो। उस आकाश रूपी वस्त्र को चारों ओर फैलाए हुए है और चांद के द्वारा बार बार अपना आकार बदलने के बारे में उस लड़की ने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। अर्थात वो कहना चाहती है कि क्या ऐसा है, कौन सी ऐसी तुम्हें बीमारी है कि कभी तुम छोटे होते हो और फिर बढ़ते हो तो धीरे धीरे करके बढ़ते ही चले जाते हो और एक गोल बड़ा आकार ले लेते हो, लेकिन यदि तुम घटना शुरू करते हो तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि 15 दिन का पखवाड़ा होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और कृष्ण और पूर्णमासी को जाकर के पूरा हो जाता है और कृष्ण पक्ष में
वही चंद्रमा थोड़ा 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 करके कम होना शुरू कर देता है और अमावस्या तक आते आते वो पूरा गायब हो जाता है। तो इस तरह को देख करके उस लड़की के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर में ये चंद्रमा के अंदर ऐसा क्या है। वो कहना चाहती कि तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है कि तुम बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो और घटते हो तो घटते ही चले जाते हो। आखिर में ये घटने और बढ़ने की बीमारी कौन सी है? कभी तो एकदम गोल दिखाई देते हो और कभी तो बिल्कुल गायब ही हो जाते हो। ये घटने बढ़ने की कौन सी बीमारी है? और ये बीमारी ऐसी है कि बहुत दिनों से मैं तुम्हें ये बीमारी देख रही हूँ, लेकिन ये बीमारी कभी तुम्हारा ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। अर्थात ऐसी कौन सी बीमारी तुम्हें हो गई है? तो चांद की ओर संबोधित करती है, गोल है तो खूब मगर आप तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हो अपना गोरा चिट्टा गोल मटूल। इस तरह से उसने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। अर्थात वह बच्ची छोटी है और उन सारे चीजों को नहीं जानती है कि आखिर में चांद का आकार एकदम से छोटा होते होते बड़ा क्यों हो जाता है और बड़ा होते होते छोटा क्यों हो जाता है। ये सब चीजों को नहीं जानती है। वो तो चांद से खुद ही पूछ रही है, बातें कर रही है, चांद से गप्पे कर लगा रही है कि आखिर में तुम्हारे अंदर ये क्रिया ये सूरज में तो नहीं होती है। वो तो एक जैसा ही रोज निकलता है और फिर एक जैसे ही रोज अस्त होता है। फिर तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है क्या? ये घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते। तुम कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। आखिर में तुम्हें क्या बीमारी है? ये छोटी सी बच्ची की चांद के प्रति अनेक तरह की अभिलाषाएं हैं। धन्यवाद।